सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ प्लानिंग चैप्टर। अब सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, 4 ही क्वेश्चन निकल कर आते हैं, चाहे केस स्टडी है चाहे डायरेक्ट है, जो ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। अब जैसे कि अगर मैं टाइप ऑफ प्लान की बात करूं तो कभी ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी पूछ लिया, कभी पॉलिसी प्रोसीजर पूछ लिया, बजट मेथड पूछ लिया, तो इस तरीके से वो पूछ रहे हैं, तो मैंने कंबाइन करके ही क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काउंट होता है ये। हर बार हम देख रहे हैं कि लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग पूछी जा रही है, और ऐसे नहीं पूछी जा रही कि स्टेट द लिमिटेशन, स्पेसिफिकली पूछी जा रही है कि ये वाली लिमिटेशन बतानी है कि हाउ प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, हाउ प्लानिंग रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी। वो खुद आपको हेडिंग दे रहे हैं, आपको जस्ट उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको 6 की 6 लिमिटेशंस लर्न करनी पड़ेगी। तो अब क्या लिमिटेशन है प्लानिंग की? सबसे पहला है इट लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है स्ट्रिक्टनेस, कि आपको प्लानिंग को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। प्लानिंग फंक्शन जनरली टॉप लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म करता है, बाकियों को जस्ट उसको फॉलो करना है। उन्होंने प्लान बना के आपके हाथ में रख दिया कि भैया ऐसे ऐसे ये पूरी हमारी प्लानिंग है, ऐसे या इस तरीके से काम होगा, आपको उसको फॉलो करना है। आप उससे हट नहीं सकते, पीछे नहीं हट सकते, या अपनी तरफ से उसमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर सकते। तो इसलिए प्लानिंग रिजिड है, क्योंकि बार बार बदला नहीं जा सकता। दिस इज द मेन थिंग जो आपको यहाँ पे समझनी है, ठीक है। दूसरा है रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी। ये दोनों कंफ्यूजिंग पॉइंट है। अगर केस स्टडी में आता है तो क्रिएटिविटी और रिजिडिटी में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको आइडेंटिफाई करना होगा। जब मैंने रिजिडिटी की बात करी तो मैंने एक वर्ड बोला स्ट्रिक्टनेस, कि आपको बहुत स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है। आप चेंज नहीं कर सकते प्लानिंग को बार बार, ठीक है। बट क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि आप प्लान तो उन्हीं का ही फॉलो कर रहे हो, बट उसको अपने हिसाब से नहीं आप चेंज कर सकते, यानी कि अपने हिसाब से उसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। या आपके पास उसी प्लान को अलग तरीके से एग्जीक्यूट करने का अगर कोई माइंड में आइडिया हो, तो आप अपने उस आइडिया को यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। आपको जस्ट ब्लाइंडली उसको फॉलो करना है। समझ गए इस बात को कि क्रिएटिविटी और रिजिडिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, कैसे पहचानेंगे आप। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। यस, प्लानिंग के अंदर पैसा लगता है। क्यों? क्योंकि जब प्लानिंग की जाती है तो एक्सपर्ट्स एडवाइस के साथ की जाती है। यहाँ पर प्लानिंग के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन होता है, बोर्ड मीटिंग्स बुलाई जाती हैं जहां पर एक्सपर्ट्स बैठते हैं, कुछ कंसल्टेंट्स बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको कुछ हमें फी या रेम्यूनरेशन पे करना पड़ता है, तो इसलिए प्लानिंग के अंदर अच्छा खासा पैसा लग जाता है, ठीक। प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। अब जब इतना ज्यादा डिस्कशन होगा, पूरी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आप डिजाइन कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए, तो कहीं ना कहीं उसको सोच विचार के साथ काम करोगे। तो जब आप सोच विचार के साथ काम करते हो तो डिस्कशन हो रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके साथ डिस्कशन होता है। बोर्ड मीटिंग्स के अंदर जब बैठ के सब कुछ हो रहा है तो टाइम तो लगेगा ना। क्यों? क्योंकि हम साथ साथ ये भी चेक करते हैं द वायबिलिटी ऑफ द प्लान, यानी कि कब तक ये प्लान चल सकता है। उन सभी मैटर्स के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। बट हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ उतना ही टाइम इन्वॉल्व करो प्लानिंग में कि आपको फॉर्मुलेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, कहीं इंप्लीमेंटेशन का टाइम ही ना बचे। प्लान बनाते ही रह जाओ, उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम ना बचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ मैनेज जो प्लानिंग है वो वर्क नहीं कर सकती, क्योंकि हमने यहीं पे पढ़ लिया भी इट लीड्स टू रिजिडिटी। भाई जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है आपको सब चीजों को बदलना पड़ता है, बट आप ऑलरेडी उसके अंदर पैसा खर्च कर रहे हो, टाइम लगाया है, अब इमीडिएटली एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो आपका प्लानिंग को चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो चेंज ही नहीं करेंगे, हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो चेंज ही नहीं करेंगे, उसके अंदर हो सकता है वो चेंजेस करें, बट इजी नहीं है, ठीक है। मतलब आपके बदलते हुए एनवायरनमेंट में वो पहले वाला प्लान पे वर्क नहीं कर पाएगा। उसके बाद इट डजंट गारंटी सक्सेस। ये कभी भी सक्सेस की गारंटी नहीं देता। मोस्ट ऑफ द मैनेजर्स जो होते हैं उनकी एक टेंडेंसी होती है, या हम लोग भी गए, हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हमने कोई एक वो कहते हैं ना, हमने कोई एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी किसी काम को करने की, और बाई चांस की बात है कि हम उसमें सक्सीड हो गए, कामयाब हो गए। अब हम सोचते हैं कि यार चल नेक्स्ट टाइम भी यही काम करते हैं, बट जरूरी नहीं है कि पहले जो आपको सक्सेस मिली वो सक्सेस आपको दोबारा मिले उसी काम को करने से। क्योंकि देखो प्लानिंग फिर से वही बात है कि एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, क्या पता तब सिचुएशन कुछ और, अब सिचुएशन कुछ और हो। तो हमेशा सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना। तो हमेशा ये मत सोचो कि आपने प्लान कर ही लिया तो देखो आपको सक्सेस मिलेगी। हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हर प्लान आपको सक्सेस दे। आपको कहीं ना कहीं इस चीज के लिए रेडी रहना होगा कि कहीं ना कहीं प्लान कभी कभी फेल भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शायद हमने उसको ढंग से नहीं बनाया। क्लियर? नेक्स्ट, स्टेट द फीचर्स ऑफ प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट।
प्राइमरी फंक्शन का मतलब होता है, देखो प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन है हमारे 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में, सबसे पहला फंक्शन ही हमारा प्लानिंग है। मैं तो कहती हूँ कि जैसे रेल के डिब्बे होते हैं इंजन के साथ चलते हैं, तो दिस इज इंजन, क्योंकि डायरेक्शन तो यही देगा ना, वो उसके पीछे पीछे चलेंगे सारे डिब्बे, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो प्राइमरी फंक्शन का मतलब यही हुआ कि प्लानिंग इज द प्रिमेसी। ये प्रिमेसी मतलब कि उसको क्या कर रहा है, बाकी सारे और जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, ये वाला फंक्शन उन सभी फंक्शंस को क्या देता है, डायरेक्शन देता है, क्योंकि ये क्या है, सबसे पहला फंक्शन, ये सबसे आगे चल रहा है। ठीक, नेक्स्ट, इट फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। देखो प्लानिंग आपको ऑब्जेक्टिव ही प्रोवाइड करता है, और उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये हमें कुछ ऑल्टरनेटिव्स बताता है कि ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, ठीक है, हमें ये काम करना है, वो अचीव कैसे करना है, उसके क्या तरीके हैं, क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी, वो भी हमें प्लानिंग में ही पता चलती है। थर्ड वन इज इट फैसिलिटेट्स द डिसीजन मेकिंग। हाउ इट फैसिलिटेट्स द डिसीजन मेकिंग। देखो प्लानिंग में पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ठीक है, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किन तरीकों से किया जा सकता है, पहले वो तरीके निकालते हैं, उन तरीकों को क्या करते हैं हम, आइडेंटिफाई करने के बाद हर एक तरीके को इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स चेक करेंगे, और जिसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा और नेगेटिव पॉइंट्स कम होंगे, उसी वाले ऑल्टरनेटिव को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट। तो यहाँ पे आपने सिलेक्शन किया, जहां सिलेक्शन है वहां डिसीजन मेकिंग है ना, तो प्लानिंग आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग आगे के लिए तो होती है, हमेशा प्लानिंग फ्यूचर के लिए तो होती है। तो इसके अंदर एक लाइन लिखी होती है कि इट इज पीपिंग इनटू द फ्यूचर, यानी कि हम फ्यूचर में कहीं ना कहीं झांकने की कोशिश कर रहे हैं। किसी के घर में शादी होती है, जब मतलब जिस भी पर्सन की शादी हो रही होती है, तो कहीं ना कहीं 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 5 महीने पहले पता चल जाता है ना। तो कहीं ना कहीं 5 महीने पहले जब पता चल जाता है ना राजू, तो वो 5 महीने पहले ही अपने आप को 5 महीने बाद की सिचुएशन में सोचना शुरू कर देता है, तो वो झांकने की कोशिश कर रहा है ना फ्यूचर में। तो फ्यूचरिस्टिक ये है कि हम लोग क्या करते हैं, जब हम कोई गोल बना लेते हैं, अगर आज तुमने सोचा कि यार हम ना चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, हम सीए बनेंगे, तो कहीं ना कहीं तुम अपने माइंड में उस चीज को सोचना शुरू कर दोगे कि अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो क्या प्रिविलेजेस, क्या हमारा स्टेटस का लेवल होगा, वो आप सोचने लग जाते हो। सो दैट्स व्हाई इट इज फ्यूचरिस्टिक। नेक्स्ट, परवेसिव। देखो प्लानिंग हर जगह है, तो प्लानिंग तो हर जगह है, क्योंकि बिना प्लानिंग के बाकी सारे फंक्शन ही नहीं चल पाएंगे, तो इसलिए प्लानिंग तो आपको हर जगह परफॉर्म करना पड़ेगा। जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, उसमें एक्टिविटीज होंगी, तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव बनाने ही पड़ेंगे। कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, लगातार चलता ही रहेगा, हर लेवल पे चलेगा, हर एक एक्टिविटी के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव सेट करने होंगे। मेंटल एक्सरसाइज है, लेकिन यहाँ आप अपने साउंड जजमेंट, अपने दूरदृष्टि वगैरह सबका इस्तेमाल करोगे कि यार एक प्लान कर रहे हो आप, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान कर रहे हो, तो आपको उस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत सोच विचार के साथ काम करना पड़ेगा, आपको लॉजिक्स पे वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बना के रख दिया है, आपको बहुत ध्यान से अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करना है। जब मैं परवेसिव फंक्शन की बात कर रही थी, तो उसमें एक ये चीज भी है कि प्लानिंग क्या हर लेवल पे होती है, बिल्कुल। टॉप लेवल पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करता है, मिडिल लेवल डिपार्टमेंट्स के लिए प्लान करता है, ऑपरेशनल लेवल डे टू डे प्लानिंग करता है, ठीक है, क्लियर फीचर्स। नेक्स्ट, अनदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो अब प्रोसेस की बात आ रही है, लाइन वाइज याद करना है, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं करना। सबसे पहला सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला ही काम क्या है, ऑब्जेक्टिव सेट करना है। आपको प्लान करने जा रहे हो भाई, हमें प्लान करना है कि हमें क्या काम करना है, हमें एक बिजनेसमैन बनना है, हमें खूब सारा पैसा कमाना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो आपने सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव सेट किया। फिर डेवलपिंग प्रेमिसेस। प्रेमिसेस का मतलब होता है फ्यूचर के बारे में थोड़ी सी फोरकास्टिंग करना, अजम्पशंस बनाना कि व्हाट मे हैपन इन द फ्यूचर। आपने ऑब्जेक्टिव तो सेट कर लिया है, उस ऑब्जेक्टिव को सेट करने के लिए भी, को अचीव करने के लिए कुछ अजम्पशंस बनाते हैं आप। अजम्पशन वर्ड याद रखना इस स्टेप को आइडेंटिफाई करने के लिए, डेवलपिंग प्रेमिसेस के अंदर। नेक्स्ट, अब आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया, आपको एक खूब सारा पैसा कमाना है। भाई पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, आप उन रास्तों को आइडेंटिफाई करने जा रहे हो। आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, कि कैसे उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है। देन हर रास्ता नहीं चूज करोगे तुम, हो सकता है कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स चूज कर लो। ये तो नहीं कह रही कि एक ही रास्ता चुनोगे, हो सकता है एक या दो कॉम्बिनेशंस को आप एक साथ सिलेक्ट कर लो। तो लेकिन आप उसको इवैल्यूएट करोगे, पहले देखोगे कहाँ खतरा ज्यादा है, कहाँ खतरा कम है, या कहाँ आपको लगता है कि ये चीज नहीं अचीव हो सकती है। तो आप देख रहे हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को चेक कर रहे हो। उसके बाद जहां सिलेक्शन के टाइम पे आप क्या करोगे,
जो भी आपका ऑल्टरनेटिव मोस्ट फिजिबल, प्रॉफिटेबल, विद लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, 3 वर्ड बोले, याद रखना, प्रॉफिटेबल, फिजिबल, लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के साथ होगा, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। जिसको सिलेक्ट किया होगा उसी पे काम करना शुरू कर देंगे। बट काम करना शुरू करने के बाद टाइम टू टाइम उसको फॉलो अप भी करेंगे। ये कुछ मॉडिफिकेशन तो नहीं करना, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, कुछ चेंज तो नहीं करना है, तो उसको फॉलो अप करते रहेंगे। ठीक, लास्ट टॉपिक, एक्सप्लेन द फॉलोइंग एज अ टाइप ऑफ प्लान। कोई सा भी पूछ सकते हैं, केस स्टडी में पूछा गया है, डायरेक्ट भी आया है क्वेश्चन। कैसे? 2-2 का कॉम्बिनेशन बना देते हैं 4 नंबर में, ये 2 एक्सप्लेन करो, ये 2, ये डिफरेंस की तरह पूछ लिया। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला प्लान है हमारे पास ऑब्जेक्टिव। पहली बात तो प्लान की 2 कैटेगरीज भी हैं, स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान। स्टैंडिंग प्लान मींस जो बार बार रिपीटेडली यूज किए जा सकते हैं, ईयर आफ्टर ईयर, या हर एक्टिविटी के साथ आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, जिसको हम बार बार नहीं बदलते अपने ऑर्गेनाइजेशन में। बट सिंगल यूज प्लान जो एक एक्टिविटी के लिए बनाया जाता है, नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए आपको दोबारा प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो एक ही बार इस्तेमाल हो सिंगल यूज है, जो बार बार इस्तेमाल हो स्टैंडिंग यूज है। सबसे पहले बात करती हूँ मैं ऑब्जेक्टिव की। कैसे पहचानना है ऑब्जेक्टिव क्या है? आज आप यहां पर हो और ये आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है। इसका मतलब, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि आपको इस डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचना है। यानी कि आप कहते हो कि ऑब्जेक्टिव आर द एंड्स विच एवरी मैनेजर ट्राई टू अचीव। भाई वो एंड पॉइंट है जहां तक हर एक मैनेजर पहुंचने की कोशिश करता है, उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं। कौन बनाता है? टॉप लेवल बनाएगा। क्या डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव? फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स, कि हमें फ्यूचर में क्या काम करना है। ब्रॉड जनरल गाइडलाइंस होती हैं ये हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग तो सारे काम किए जाएंगे, और हमेशा ये न्यूमेरिक टर्म्स में होने चाहिए। मैंने कितनी सिंपल लैंग्वेज में आपको 5 लाइनें बता दी ऑब्जेक्टिव में लिखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है? इसका कीवर्ड है, ये हमारे फ्यूचर लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जो डायरेक्शन होती है वो हमें स्ट्रैटेजी से मिलती है। स्ट्रैटेजी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें बदलनी पड़ती है। आप सेम स्ट्रैटेजी को हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा। ठीक, दूसरी बात, सपोज करो मैं एक एग्जांपल दूं कि आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो। अब आप उस प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च करोगे, उसके लिए आप एक स्ट्रैटेजी प्लान करोगे, जिसमें आप किन क्वेश्चन को एड्रेस करोगे कि हमें किस प्राइस पर बेचना है अपना प्रोडक्ट, हम कितने रिटेल, कितने बीच में मिडल मैन रखेंगे, यानी कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, हम प्रमोशन कैसे करेंगे अपने प्रोडक्ट का। तो ये सारी चीजें जो आप सोच रहे हो कि यार ऐसे हमें मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, ये भी कहीं ना कहीं आपके स्ट्रैटेजी का पार्ट है, जहां पर आप अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हो, रिसोर्सेज एलोकेट करते हो अपने उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिसी। पॉलिसी के लिए मैं बताती हूँ आपको कीवर्ड, दीज आर द जनरल स्टेटमेंट, हाँ जनरल स्टेटमेंट या जनरल गाइडलाइंस जो आपको एनर्जाइज करती है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। आपको अपनी कंपनी की पॉलिसी पता है तो आप उसी के अकॉर्डिंग काम करोगे ना। हमारी कंपनी क्रेडिट अलाउड नहीं करती, उधार पे सामान नहीं बेचती है, आपको एक गाइडलाइन मिल गई, अब आप उसी के अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। हम सिर्फ होलसेलर से ही सामान खरीदते हैं, ये आपकी पॉलिसी है, आप उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो। हम जब अपने यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं मैनेजर की पोस्ट के लिए, तो 1 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं और MBA की डिग्री मांगते हैं, ये आपकी पॉलिसी है, आप उसी के अकॉर्डिंग काम करोगे। समझ गए? जनरल स्टेटमेंट जो आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ लेकर जाती है। प्रोसीजर, ये कुछ रूटीन स्टेप्स हैं या मैं कहूं सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स होते हैं जो आपको वन आफ्टर वन परफॉर्म करना होता है, यानी कि किसी भी काम को करने के कुछ स्टेप्स। समझ गए? इन दोनों में एक रिलेशनशिप भी है। पॉलिसी आपका वो दायरा है, वो पैरामीटर है जिसके अंदर आप प्रोसीजर को फॉलो करते हो। समझ आ रही बात? पॉलिसी एक ब्रॉड पैरामीटर्स हैं जिसके अंदर एक मैनेजर अपने प्रोसीजर को, यानी कि जो भी उसके काम का प्रोसीजर होगा उसको फॉलो करता है। तो कई बार इस तरीके से भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, बजट क्या है? बजट एक न्यूमेरिक स्टेटमेंट है। क्या है? एक न्यूमेरिक स्टेटमेंट है जो आपको 1 साल के लिए आप क्या करने वाले हो बेसिकली उसका एस्टिमेशन देती है। बजट बहुत से तरीके के हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कैश बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के बजट्स बनाए जाते हैं जिसमें आप क्या रिप्रेजेंट करते हो कि आप 1 साल के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हो। एक और क्वेश्चन
कि इन प्लान में से कौन सा कंट्रोल डिवाइस है, वो बजट ही है। बजट एक कंट्रोल डिवाइस है। जैसे कि आप अपने घर में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करो, उसमें पैसा लगता है, तो आप कहते हैं ना हमारा बजट इतना है। तो कहीं ना कहीं जब आप खर्चे कर रहे होते हो तो आपको अपना बजट जब याद आता है तो आप खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। तो बजट एक कंट्रोल डिवाइस की तरह काम करता है। दूसरा एक और जो टर्म हम लोग यूज करते हैं बजट के लिए कि क्यों बजट प्लानिंग का पार्ट है, क्योंकि बजट के अंदर भी हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं। क्या हमने जितना बजट बनाया था एग्जैक्ट वही होता है? मैंने डेफिनेशन में बोल दिया था कि ये सिर्फ एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन ज्यादा भी हो सकता है, एस्टिमेशन से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये फोरकास्टिंग है इसके अंदर, इसलिए बजट प्लानिंग का पार्ट है। लास्ट मेथड। मेथड का मतलब क्या होता है? मेथड कि ये बताता है हाँ द वे ऑफ डूइंग अ वर्क और द मैनर इन विच एनी वर्क कैन बी डन। हर एक्टिविटी के लिए आप डिफरेंट मेथड चूज कर सकते हो, बट सिमिलर एक्टिविटी के लिए आप बार बार एक मेथड को यूज भी कर सकते हो, ठीक है। और सिलेक्शन ऑफ बेस्ट मेथड विल सेव योर टाइम, एफर्ट एंड मनी, ठीक है। तो ये हमारे प्लानिंग से कुछ क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट और केस स्टडी दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं। अब इसकी कुछ केस स्टडी भी कर लेते हैं हम लोग। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ प्लान्स इन द फॉलोइंग केसेस। आपको आइडेंटिफाई करना है और फिर एक्सप्लेन भी करना है कि कौन सा टाइप ऑफ प्लान है। Anant Travel and Tourism Private Limited is providing the tourism and hospitality service to its customer. To achieve its objective, the company prepare a comprehensive plan taking into the consideration the business environment. बिल्कुल। मैंने जब अभी आपको स्ट्रैटेजी समझाया तो बताया था कि लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहीं से आपको पता चल गया कि स्ट्रैटेजी है। नेक्स्ट, अमित इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मन्नत राज इंडस्ट्रीज। He developed the broad parameter within which the manager may function. By doing so, he tried to provide a base for interpreting the strategy, which was started in general terms. Policy. हुआ फायदा की टर्म्स का? तो यहां पर आंसर है हमारे पास पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन केस स्टडी के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन में नीचे लिखा है एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस। अब मैंने आपको यहां पर तो फिलहाल इंपॉर्टेंस नहीं बताया है, बट वैसे तो आपने पढ़ी होगी इंपॉर्टेंस, कभी पढ़ी? डायरेक्शन प्रोवाइड करती है प्लानिंग, ठीक है। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि अगर हम पहले से फ्यूचर के बारे में सोच कर रखते हैं तो आने वाले खतरों से हम बच सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट तो यही होता है इसके अंदर, इट फैसिलिटेट्स द डिसीजन मेकिंग। इट रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, की ओवरलैपिंग नहीं होगी। पहले से जब सोच विचार करके रखोगे तो एक का काम दूसरे के काम के बीच में नहीं आएगा, ठीक है। तो कुछ ये हमारे पास इंपॉर्टेंस है। अब देखते हैं यहाँ पर किसके बारे में बात हुई है। Anant Limited is a firm manufacturing electronic goods. To increase its sales and earn profit, its general manager Kamal is thinking in advance what to do and how to do it. He is also preparing the forecast to reduce the risk of uncertainty and to achieve its target. By doing so, Kamal is performing an important function of management. Identify and state the function of management. Function तो हो गया planning, फिर उन्होंने बोला है कौन सी इंपॉर्टेंस है दो। एक तो क्लियरली एक लाइन लिखी हुई है, हाँ, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। और दूसरा बताइए। मेरे हिसाब से तो वही है, डिसीजन मेकिंग। हाँ, डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, लिमिटेशन। हाँ जी, नेक्स्ट इज उत्तम आयुर्वेदिक लिमिटेड। अच्छा, क्वेश्चन है बताना क्या है, लिमिटेशन। लिमिटेशन का क्वेश्चन है, Uttam Ayurvedic Limited is an established Indian company manufacturing organic consumer goods like toothpaste and shampoos. It was planned to increase the market share from 30 to 40% in the current financial year. With the expanding market of organic products, other companies in the consumer goods industry have also launched these products with organic components. The competition in the market has increased and it was found that the sales of Uttam Ayurvedic Limited came down and its market share was reduced to 23%. क्वेश्चन समझाऊं? उत्तम आयुर्वेदिक इंडियन कंपनी है, ऑर्गेनिक कंज्यूमर गुड्स बनाती थी जैसे कि टूथपेस्ट और शैम्पू वगैरह। उन्होंने प्लानिंग की कि हम अपना मार्केट शेयर 30 से 40% कर देंगे। मार्केट एक्सपेंड हुई, अदर कंपनीज जो हैं वो एंटर करने लग गई उसी सेम प्रोडक्ट के साथ, कंपटीशन बढ़ गया और जिसकी वजह से 23% तक रिड्यूस। अब लिमिटेशन में आपके पास 4 चीजें हैं,
Planning may not work in dynamic environment, time consumer, huge cost, reduces the overlapping and wasteful activities. मैम अगर इसमें ये ऑप्शन भी दे देते फिर क्या करते हैं? क्या? फिर तो भाई मेरे हिसाब से नहीं Does not guarantee success, ऐसे नहीं है इसका आंसर। क्यों नहीं है? कैसे? क्योंकि देखो उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि उन्होंने पहले कोई प्लान बनाया और वो सक्सेसफुल हो गया। नहीं आप देखो यहाँ सिचुएशन बदली है। उन्होंने सोचा था कि मार्केट शेयर 30 से 40% कर देंगे, बट उन्हें क्या पता था कि कंपटीशन आ जाएगा, उनके जैसे और भी प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो जाएंगे मार्केट में, जिसकी वजह से बढ़ने की वजह और शेयर घट गया। तो प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। ठीक है, ए पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें फिर से एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, स्टेप पहचानना है। ठीक है, Ritu Kapoor has set up a bakery, bakes and cakes in Pune. She receives an online orders for the cake from within the city and supplies them on the same day. She set a target that she would earn a revenue of 5 lakh rupees in the first year. She informed her employees about the target and asked them to contribute the ideas to achieve the same. Ritu Kapoor has performed the first step in the process of one of the function of management. The next step is to be performed is उसने ऑब्जेक्टिव सेट किया, उसके बाद क्या आता है? डेवलपिंग प्रीमिसेस। नेक्स्ट में कोई 2 लिमिटेशन और 2 फीचर्स बताने हैं जो ऊपर डिस्कस किए गए हैं प्लानिंग के। चलिए देखते हैं। मेगा लिमिटेड होल्ड्स एन एनुअल मैनेजमेंट प्रोग्राम एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ मार्च इन विच टॉप मैनेजरियल पर्सनल फॉर्मुलेट द प्लान्स फॉर द नेक्स्ट ईयर बाय एनालाइजिंग एंड प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर टू मीट द फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली. As they are responsible for providing direction to the organization, facts are thoroughly checked using the scientific calculation. Detailed plans are prepared after the discussion with the professional experts. Preliminary investigation are also undertaken to find out the viability of the plan. Since it is an intellectual activity requiring intelligent imagination, sound judgment, so it is mainly done by the top management. Usually, rest of the members just implement the plan. Middle level managers are neither allowed to deviate from the plan nor they are permitted to act on their own. The top management ensures that expense incurred in formulating the plan justify the benefit derived from them. State any 2 limitation and 2 feature. पहले आइडेंटिफाई करो लिमिटेशन 2-3 दिख रही है मुझे तो। हाँ, एक तो हमने जब यहाँ पे देखा ना कि डिटेल प्लान बनते हैं, डिस्कशन होता है प्रोफेशनल्स के साथ, तो प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, फिर उसके बाद देखो उसके जस्ट नीचे उन्होंने वो एक लाइन बोल दी कि जो प्लानिंग होती है वो जस्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, रेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट जस्ट फॉलो दैट प्लान। हो गया। ठीक है, उसके बाद रिजिडिटी या फिर क्रिएटिविटी, रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट ही कर रही है, नीचे वालों को तो मौके नहीं मतलब चेंज नहीं कर सकते। मैंने बताया था डिफरेंस कैसे पहचानना है आपको। फीचर कौन सा है? एक तो ये होगा मेंटल एक्सरसाइज। जहां साउंड जजमेंट की बात हो रही है तो मेंटल एक्सरसाइज तो है। अब मुझे उसके बाद बताइए कि उसके अलावा कौन सा है। ऊपर की तरफ आते हैं, देखो पहला पैराग्राफ क्या कह रहा है। इन विच द टॉप मैनेजरियल पर्सनल फॉर्मुलेट द प्लान्स फॉर द नेक्स्ट ईयर by analyzing and predicting the future events. Futuristic, ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक वाला पॉइंट दिख रहा है और मेंटल एक्सरसाइज टीचर पूछ रहा है। हाँ जी। नेक्स्ट केस स्टडी बहुत बड़ी है, फीचर्स आइडेंटिफाई करने हैं, लाइन कोट करनी है। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। इन 2015 नवीन लेफ्ट हिज लग्जरियस लाइफ इन मुंबई where he worked as a manager for the Bluebirds Limited. He shifted to Begumpur, Chhattisgarh to fulfill his grandmother's dream of converting their 25-acre ancestral land into the fertile farm. For this, he set out specific goals along with the activities to be performed to achieve the goals. पहला पैराग्राफ क्या कहता है कि भाई उसको अपने बिल्कुल उसने एक ड्रीम था उसकी ग्रैंडमदर का कि उनकी 25 एकड़ एंसेस्ट्रल लैंड को फर्टाइल फार्म में कन्वर्ट करना था, गोल को अचीव करने के लिए। पहला फीचर यहीं से मिल गया, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स। नेक्स्ट, every activity was a challenge since he was clueless about the farming. He learned every activity from filling the land to sowing the seeds, filling the lands to sowing the seeds. To aid the farmer, he launched his own company, Innovative Agriculture Solution Private Limited.
It was difficult initially, starting में बहुत दिक्कत थी, as no one trusted an urban youth telling the farmers about the farming, कि एक शहर से आया हुआ लड़का कैसे हमें फार्मिंग के बारे में सिखा रहा है, बहुत डिफिकल्ट था. But when everything was discussed in detail, सब कुछ उन्होंने डिस्कस किया, the farmer taking the interest, उन्होंने इंटरेस्ट लिया. He wanted to ensure that the future events meet effectively the best interest of the company. Through sales forecasting, he prepared an annual plan for production and sales. Future के बारे में बनाया plan, futuristic. Next. He also find out that farmer grew only paddy, which was an activity of 3 or 4 months, and the land remained idle for the rest 8 or 9 months. मतलब वो देख रहे थे कि सिर्फ पैडी ग्रो कर रहे थे, जिससे सिर्फ 3-4 महीने तक ही लैंड पे काम हो रहा था, 8 से 9 महीने तक लैंड पे कुछ नहीं हो रहा. He not only identified but evaluated various alternatives through which the farms could be utilized. उसने ऑल्टरनेटिव ढूंढे, इवेल्युएट करे, और थ्रू करेक्ट फोरसाइट एंड लॉजिकल सिस्टमैटिक थिंकिंग based on very good based on analysis of all the facts, all alternatives were examined and evaluated. मतलब उसने क्या किया, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, हाँ वो भी है, मेंटल एक्सरसाइज. उसने सारे ऑल्टरनेटिव्स को एग्जामिन किया, इवेल्युएट किया, एंड ही प्रेजेंटेड द प्लान. और वो प्लान उसने फार्मर्स के सामने रखा कि हार्वेस्टिंग, पैडी की हार्वेस्टिंग के बाद वेजिटेबल्स भी ग्रो किए जा सकते हैं. डिसीजन लिया तो फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग. कौन कौन से मिले? फोकस इज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, फ्यूचरिस्टिक, मेंटल एक्सरसाइज और फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. कितने बड़े बढ़िया हो गए यार तुम लोग, कितने समझदार हो गए हैं. चीते हो रहे तुम लोग भी. अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है अबाउट द टाइप ऑफ प्लान, अगेन बाय क्विटिंग द लाइंस. मीनिंग भी देना है फिर उन टाइप्स ऑफ प्लान्स का. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन. Vardhan Patel started the business of preparation and supplying the sweets through the home delivery at the production cum showroom Express Sweets at Ahmedabad. मतलब उसका एक बिजनेस है किस चीज का, कि वो स्वीट सप्लाई करते हैं, होम डिलीवरी देते हैं, प्रोडक्शन कम शोरूम है उनका. Made a plan forecasting the sales of different types of sweets in various localities of Ahmedabad for each month of the year to earn a profit of 20% on capital employed. प्लानिंग की उन्होंने, फोरकास्टिंग की कि आने वाले भाई अलग अलग लोकेलिटीज में अहमदाबाद के अंदर हर महीने में हम कितनी सेल्स करेंगे उसके लिए उन्होंने प्लान किया, और कि हम कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर, उसके लिए उन्होंने प्लान किया है. He sets a sales target of rupees 20 lakh in the current year with a 10% increase every year. मतलब उन्होंने टारगेट सेट किया कि 20 लाख का सेल्स टारगेट है हर साल का, 10% हर साल इंक्रीज होना चाहिए. He then sets the criteria for selecting the suppliers from who he would make purchases of raw material. क्राइटेरिया सेट किया कि कैसे वो सप्लायर्स को सिलेक्ट करेंगे परचेजेस करने के लिए. अब बताइए, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई किया, जहां उन्होंने सेल्स टारगेट की बात करी, टारगेट आ गया तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव है. उसके बाद क्राइटेरिया बोला था कि कैसे हम अपने सप्लायर को चूज करेंगे, तो उनकी पॉलिसी बन गई. ठीक है, तो दो हमें यहाँ पे दो हमें प्लान्स मिले हैं, ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी. सही है, लाइन्स कोट करनी थी. ठीक, चलिए आगे चलते हैं. क्या पूछा गया है इसमें हमें? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्लान्स होगा. ठीक है, ओके चलिए. आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडीज इन प्रोडक्ट डिजाइन, Sarita wishes to start her own business to design the product to cater to the mobility and communication requirement of person with special needs. मतलब अपने पढ़ाई खत्म करने के बाद वो कुछ प्रोडक्ट डिजाइन करना चाहते हैं, और जहां पर वो अपना ऐसा बिजनेस स्टार्ट करेंगे जहां पर ऐसे लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, द पर्सन विद द स्पेशल नीड्स. She told her friend that she wanted to focus on supplying high quality product at affordable price. ऑब्जेक्टिव ही हो गया एक तो. अफोर्डेबल प्राइस पर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होंगे. द यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट वुड बी सेंसिटिविटी टू द चैलेंजेस एंड नीड्स ऑफ द डिफरेंटली एबल्ड पर्सन. यानी कि जो लोग स्पेशल होते हैं उनके साथ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको हमें सॉल्व करना है. शी वांट्स टू एम्प्लॉय ओनली द डिफरेंटली एबल्ड पर्सन इन अ फैक्ट्री. और अपने यहाँ पर भी उसने ऐसे ही लोगों को रखा. कौन से? डिफरेंटली एबल्ड. ऐसे ही लोगों को रखा. कहीं ना कहीं पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी भी है, वो ये ऐसे ही लोगों को रखा है ना. उसने कहा ऐसे ही लोगों को रखेंगे, इसका मतलब उनकी पॉलिसी है. द सेल्स ऑफिस अक्रॉस द कंट्री, दिस डिसीजन ऑफ सरिता provides the base for interpreting her strategy. This also defines a broad parameter within which the company may recruit the person.
वही वाली हमने पहली पहचान लिया कि पॉलिसी है, ये लाइन भी पॉलिसी की दे रखी है। तो यहां से हमें क्लियरली पॉलिसी तो दिख गया, पॉलिसी तो मिल गया हम सबको। ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया था। सरिता हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू डिसाइड अबाउट द एग्जैक्ट मैनर एंड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब यहां आए ना स्टेप्स, बिल्कुल ये प्रोसीजर है ऑफ हाउ द सिलेक्शन ऑफ डिफरेंटली एबल्ड एप्लीकेंट्स विल बी डन। तो पॉलिसी मिला, ऑब्जेक्टिव मिला, प्रोसीजर मिला, और इन द अबव लाइन सरिता इज डिस्कसिंग अबाउट वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, वो तो ऑब्वियसली प्लानिंग है और उसके हमने टाइप्स भी आइडेंटिफाई कर लिए हैं। तो नीचे उन्होंने ऑब्जेक्टिव दे दिया है, पॉलिसी दे दिया है कहीं ना कहीं, और कहां गया, प्रोसीजर भी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ना सेम है, बस कुछ चीजें चेंज करके उन्होंने आपसे क्या पूछ लिया है, उसके उसी फंक्शन के स्टेप्स। तो आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडीज इन प्रोडक्ट डिजाइन, सारा विशेष टू स्टार्ट हर ऑन बिजनेस टू डिजाइन द प्रोडक्ट। लगेगा सेम क्वेश्चन है बट कुछ डिफरेंट बात पूछी गई है। वही है कि स्टार्टिंग में तो कि उसने डिफरेंटली एबल्ड पर्संस के लिए प्रोडक्ट्स बनाने थे, उसने अपनी फ्रेंड को ये बताया कि हम हाई क्वालिटी और अफोर्डेबल प्रोडक्ट देंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर। ठीक है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, यानी कि यूएसपी थी उनके प्रोडक्ट की कि वो जितने भी डिफरेंटली एबल्ड पर्संस हैं उनके जो भी चैलेंजेस है, नीड्स है, उसके ध्यान में रखते हुए चीजें बनाते हैं। एक सीरीज ऑफ स्टेप्स उन्होंने फॉलो किए टू अचीव देयर प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। सारा हैज डिस्कस्ड अबाउट वन ऑफ द फंक्शन, वो तो प्लानिंग है, उसी के ही वो स्टेप्स बताने हैं जो इसमें डिस्कस नहीं किया गया है। आपने जब यही सेम क्वेश्चन अभी ऊपर किया तो कौन सा प्लान था, ऑब्जेक्टिव ना, ऑब्जेक्टिव का प्लान था। इसका मतलब पहला स्टेप तो है ही सेटिंग ऑब्जेक्टिव। एक उन्होंने ना लाइन ऐड करी जो पिछले क्वेश्चन में नहीं थी, कि उन्होंने हाई क्वालिटी और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बनाए और नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस। ये है डेवलपिंग प्रेमिसेस। अपने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उन्होंने अजम्पशन बनाई ना कि कैसे करना है, assumption से तो डेवलपिंग प्रेमिसेस है। अगले बाकी के लिख दो, आइडेंटिफाइंग, इवैल्यूएटिंग, सिलेक्टिंग। अब 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो सिर्फ 3 लिखना, 4 का होगा तो 4 लिख देना। ठीक है, ये थे हमारे कुछ प्लानिंग चैप्टर की केस स्टडीज। इसमें फोकस किस पे रहा, लिमिटेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लान्स, और ज्यादातर केस स्टडी आपसे प्रोसेस की भी पूछी गई है।